स्मॉल इंटेस्टीन की भी 4 लेयर्स हैं। सबसे बाहर की सिरोज़ा, उसके बाद 2 लेयर्स ऑफ मसल्स मस्क्यूलरिस, उसके बाद की सब म्यूकोज़ा और सबसे अंदर की म्यूकोज़ा। तो आपने देखा सबसे ज़्यादा सेल्स जो सीक्रीशंस करते हैं वो म्यूकोज़ा में होते हैं। म्यूकोज़ा में प्रेजेंट सेल्स 2 तरह का अरेंजमेंट शो करते हैं। आइदर दे आर प्रेजेंट इंडिविजुअली लाइक म्यूकस सेल्स, या फिर ये ग्रुप्स बना लेते हैं तो फिर इनको ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखे। अब अगर ये ग्रुप्स बनाएंगे, ग्लैंड्स बनाएंगे, तो ग्लैंड्स का साइज बड़ा होता है, वो म्यूकोज़ा से ज़्यादा सब म्यूकोज़ा में पेनिट्रेट कर जाएगा। कब जाएगा सेल सब म्यूकोज़ा में? जब सेल्स आपस में मिलके क्लस्टर्स बना देंगे तो उनका साइज बड़ा हो जाएगा। ये बड़े साइज के स्ट्रक्चर्स सिर्फ म्यूकोज़ा में नहीं रह सकते, म्यूकोज़ा छोटा सा पोर्शन है, तो लाजिमन इनको सब म्यूकोज़ा में अकोमोडेट होना पड़ेगा। इसीलिए आपको हर जगह म्यूकोज़ा के साथ सब म्यूकोज़ा भी दिखाया जाता है। अब ये देखिए, ये म्यूकोज़ा है। म्यूकोज़ा कौन है? एपिथेलियल सेल्स। ये रहे एपिथेलियल सेल्स और उनके नीचे प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्या पढ़ा था? कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं? लैमिना प्रोप्रिया। ये अटैच करता है ऊपर की लेयर को नीचे की लेयर से। नीचे कौन है? सब म्यूकोज़ा। तो हम हर जगह सब म्यूकोज़ा क्यों दिखाते हैं? हालांकि सब म्यूकोज़ा में तो सिर्फ ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम ये जो सारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ग्लैंड से रिलेटेड है। तो जहाँ कहीं ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे वो आधे म्यूकोज़ा में, उनका खुलने का पोर्शन म्यूकोज़ा में और रहने का पोर्शन सब म्यूकोज़ा में होगा। अब स्मॉल इंटेस्टीन को देखिए, सारी स्मॉल इंटेस्टीन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तीनों में देखिए, तीनों में अंदर की तरफ इस तरह की प्रोजेक्शंस हैं। मतलब आपको स्मूथ दीवार नहीं मिलेगी, जैसे एक कारपेट है, जैसे एक वेलवेट का कपड़ा है। बेटा मधु डिस्कनेक्ट थी क्या हो सिनेमा नाहिल? सुबह से हमारी केबल बंद है। तो व्हाई डोंट यू लेट मी आउट? लेट मी ऑफ। लेट मी फिनिश फर्स्ट। गो अवे। सॉरी बेटा, सॉरी। जी बच्चों, तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, पूरी इंटेस्टीन की वॉल में इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहलाती है विलस, एक को कहेंगे, और बहुत सारों को विल्लाए कहेंगे। ये एक विलस है, दूसरा विलस इस जगह होगा, तीसरा विलस इस जगह होगा। हर दो विलस के दरमियान, ये देखो, हर दो विलस के दरमियान ये खाली जगह, इस खाली जगह को क्रिप्ट कहते हैं। तो इंटेस्टीन पूरे की पूरी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम के अंदर की वॉल कैसी है? बहुत सारे विलाए और हर दो विलस के दरमियान डीप डिप्रेशन, जिसको हमने कहा क्रिप्ट। बहुत सारे क्रिप्ट्स और बहुत सारे विलाए। ये विलाए ड्यूडेनम और जेजुनम में छोटे साइज के हैं, इलियम में बड़े साइज के हैं और लार्ज इंटेस्टीन में सबसे बड़े साइज के हैं। यहाँ भी विलाए हैं, जेजुनम में भी विलाए हैं, इलियम में भी हैं, लार्ज इंटेस्टीन में भी हैं, स्टमक में नहीं है, इंटेस्टीन में है, पूरी में। तो क्या फ़र्क है? ड्यूडेनम और जेजुनम के विलाए साइज में छोटे हैं, इंटेस्टीन के विलाए साइज में और लंबे होंगे, और लार्ज इंटेस्टीन के विलाए मोटे भी होंगे और बहुत लंबे भी होंगे। अभी फिलहाल हम इंटेस्टीन पे रहते हैं। तो पूरी की पूरी इंटेस्टीन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम की ये वाली वॉल, म्यूकस की सबसे अंदर की एपिथेलियम में 5 तरह के सेल्स हैं। ये देखिए, हर सेल की अंदर की वॉल पे हेयर लाइक माइक्रोविलाई हैं। ये सिलिया नहीं है, ये हेयर्स नहीं है, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं। क्यों?
ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है ताकि यहाँ मौजूद डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड अंदर तक आ सके। अब अंदर तक क्यों आ सके हम थोड़ी देर में देख लेंगे। ये जो साइटोप्लाज्मिक या ये जिनके बाहर सेल मेम्ब्रेन है माइक्रोविलाई के बाहर, इस सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे एंजाइम्स अटैच्ड हैं। ये वाली मेम्ब्रेन पे सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन पे क्या लगा हुआ है, बहुत सारे एंजाइम्स अटैच्ड हैं। जैसे आपके घरों में स्विच बोर्ड, आप स्विच अपने साथ ले लेके तो नहीं घूमते, आपकी दीवारों में लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे। तो ये जो सारे के सारे सेल्स हैं इंटेस्टाइन के, हर सेल की अंदर वाली ये जो अंदर की वॉल है, फूड जिसके साथ टच होगा, इस वॉल के ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स अटैच्ड हैं। पहली बात, हर सेल के पास माइक्रोविलाई हैं। दूसरी बात, हर सेल के माइक्रोविलाई पे भी बहुत सारे एंजाइम्स अटैच्ड हैं। जब ये एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे तो वो खास काम करेंगे जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। दूसरी तरह के सेल्स हैं इस एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स। सारे म्यूकस बनाने वाले सेल्स को गॉबलेट सेल्स कहते हैं। तीसरी तरह के सेल हैं एंडोक्राइन नेचर के। यहाँ 3 तरह के सेल्स हैं। कौन कौन? आपको बताया था सिक्रीटिन बनाने वाले सेल, फिर हमने देखा था कोलिसिस्टोकाइनिन बनाने वाले सेल, एक तीसरा हार्मोन हमने देखा था इंटेरोगेस्ट्रॉन। तो ये तीनों तरह के सेल एंडोक्राइन नेचर के हैं। ये क्या बनाते हैं? ये हार्मोन बन के ब्लड में मिक्सअप होके ब्रेन के पास जाता है, फिर वहां से वापस आके जो उसका टारगेट है उसको ऑर्डर देता है। चौथी तरह के सेल हैं पन्नत सेल्स। पन्नत सेल्स कहाँ होते हैं? ये देखो, ये पूरे विलस में कहीं नहीं थे। ये जो आपको डिप्रेशन नजर आ रहा है, ये देखो डिप्रेशन है, ये क्रिप्ट। इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकॉन। क्यों? ये वो साइंटिस्ट था जिसने बताया कि ये क्रिप्ट या ये जो खाई है ये बेकार नहीं है। इस खाई में 2 तरह के खास सेल्स हैं। यहाँ मौजूद होते हैं पन्नत सेल्स और यहाँ मौजूद होते हैं स्टेम सेल्स। पन्नत सेल्स का क्या काम है? पन्नत सेल्स वो खास किस्म के केमिकल्स बनाते हैं जो यहाँ रहने वाले बैक्टीरिया को किल करते हैं। ओके, स्टेम सेल्स भी यहाँ मौजूद हैं। स्टेम सेल्स क्या करते हैं? स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड हैं। अभी देख लेते हैं थोड़ी देर में। स्टेम सेल्स वो इमेच्योर सेल्स हैं जो मेच्योर होके पन्नत सेल्स भी बन सकते हैं, एंटीरो एंडोक्राइन भी बन सकते हैं, गॉबलेट भी बन सकते हैं। स्टेम सेल्स अभी यंग हैं, अभी वो कुछ भी बना सकते हैं। अभी तक वो यंग हैं, अनडिफरेंशिएटेड हैं, इसलिए उनको हमने कहा स्टेम सेल्स। कल हमने ये देख लिया था सारा। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? खाना पहुंच चुका ड्यूडेनम के अंदर और ड्यूडेनम में लिवर की सिक्रीशन थी बाइल और पैंक्रियास की सिक्रीशन थी पैंक्रियाटिक जूस। इन दोनों चीज़ों ने अपना काम कर दिया। जब ये दोनों अपना काम कर देंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सिचुएशन है? कार्बोहाइड्रेट्स 90% डाइजेशन डन। सारे कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में हैं? ये देखो, जब आपने फूड खाया उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स एमाइलेजेस के ज़ेरे असर आपके माउथ में डाइजेस्ट होना शुरू हो चुके थे। जब ये स्टमक में से गुजरे तो डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की रुक गई। जब ये दोबारा पैंक्रियास में आए तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज ने दोबारा सलाइवरी एमाइलेज की रोकी हुई डाइजेशन कंटिन्यू कर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक एमाइलेज और सलाइवरी एमाइलेज के ज़ेरे असर बन जाने वाले छोटी छोटी चेन्स, अभी डाइसेक्राइड्स नहीं बने, अभी तो डेक्स्ट्रिन्स बनी है लंबी चेन्स। डाइसेक्राइड्स कब बनेंगे? जब डेक्स्ट्रिन्स के ऊपर पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स काम करेंगे। हमने कल कौन कौन से एंजाइम्स देखे? हमने सिर्फ एक एंजाइम देखा। पैंक्रियाटिक जूस में सिर्फ पैंक्रियाटिक एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट पे एक्शन करता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज
सारी छोटी छोटी चेन्स को डाइसैकेराइड्स बना देगा। जब ये डाइसैकेराइड्स बन जाएंगे तो अब स्मॉल इंटेस्टीन की बारी है। स्मॉल इंटेस्टीन के ल्यूमन, स्मॉल इंटेस्टीन के हर सेल की सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स लगे हुए हैं, अटैच्ड हैं, जिनका नाम है डाइसैकेराइडेजेस। ये डाइसैकेराइडेजेस खास किस्म के हैं, 3 तरह के हैं। ये कौन है? मेल्टेस मेल्टोस को पहचानता है, सक्रेज सक्रोज को पहचानेगा, लैक्टेस लैक्टोज को पहचानेगा, ट्रीहेलेज ट्रीहेलोज को पहचानेगा। ठीक है, ये चारों तरह के एंजाइम्स यहाँ इंटेस्टीन के अंदर मौजूद पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स किए हुए डाइसैकेराइड्स को अंदर आने नहीं देते जब तक वो ये ना पहचान ले कि ये उनके अपने हैं। मेल्टेस, आप ये समझो कि ये इंटेस्टिनल सेल की मेम्ब्रेन है, ये एंजाइम्स मेम्ब्रेन में अटैच्ड है, ये पूरा सेल है और ये पीछे ब्लड कैपिलरीज है। तो मेल्टेस क्या करेगा? यहाँ मौजूद मेल्टोज को पहचान के अंदर आने देगा। मेल्टोज आके मेल्टेज से अटैच हो जाएगा, मेल्टेज इसको ब्रेक करके ग्लूकोज ग्लूकोज सेपरेट करेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज सेल की दूसरी तरफ से निकल के ब्लड में चले जाएंगे। सक्रेज क्या करेगा? सक्रोज को पहचानेगा और अंदर आने का रास्ता देगा। सक्रेज इस सक्रोज को ब्रेक डाउन करके फ्रक्टोज अलग कर देगा, ग्लूकोज अलग कर देगा। ये दोनों कहाँ जाएंगे? सेल की इस तरफ की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में चले जाएंगे। लैक्टेज भी यही करेगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ तक इंटेस्टीन की वॉल में लगे हुए एंजाइम्स में एंटर होने से पहले तक ये सारे सैकराइड्स किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके थे? डाइसैकेराइड्स में। और फाइनल एक्शन किसका? फाइनल एक्शन परफॉर्म किया उन एंजाइम्स ने जो स्मॉल इंटेस्टीन की दीवार में लगे हुए हैं। इसको कहते हैं ल्यूमन। इस वॉल को क्या कहते हैं? ल्यूमिनल एंजाइम्स। those enzymes which are embedded, which are pasted in cell membrane, ये अपनी जगह छोड़ के बाहर नहीं आते। बेटा याद रखें, हमेशा याद रखें, अभी तक हमने जितने भी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स देखे वो कहाँ बने थे? वो पैंक्रियस में बने थे और बन के यहाँ तक चल के आए थे, यहाँ आके उन्होंने अपना एक्शन किया था। लेकिन ये वाले एंजाइम्स अपनी जगह छोड़ के बाहर नहीं जाते। ये वाले एंजाइम्स हमेशा सारी जिंदगी सेल मेम्ब्रेन में जुड़े रहते हैं। जब उनको एक्टिव करने का वक्त आएगा तो एक्टिवेटर इनके साथ जुड़ जाएगा, ये एक्टिव हो जाएंगे, दरवाजा खुल जाएगा, मेल्टोज अंदर आ जाएगा। तो हमने देखा अल्टीमेटली माउथ में सलाइवरी एमाइलेज से स्टार्ट होने वाली डाइजेशन, पहला स्टेप माउथ में, दूसरा स्टेप ड्यूडेनम, तीसरा स्टेप ड्यूडेनम और जेजुनम में। सही, ड्यूडेनम और जेजुनम में पहुंच जाने वाले डाइसैकेराइड्स जब सेल के उस तरफ पहुंचते हैं तो ये मोनोसैकेराइड्स बन चुके हैं। अभी अभी मैंने आपको जो बात बताई ये वही सारी बात है। देखिए, मैंने आपसे कहा माउथ में सलाइवरी एमाइलेज है, इसका टारगेट है पॉलीसैकेराइड्स। सारे पॉलीसैकेराइड्स पे असरअंदाज होता है, लेकिन हम तो थोड़ी देर खाना खाते हैं फिर वो फौरन आगे चला जाता है, तो यहाँ टाइम कम मिला। स्टमक में पीएच एसिडिक हो गई, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं हो सकती, रुक गई। जब ये पॉलीसैकेराइड्स स्मॉल इंटेस्टीन में पहुंचते हैं तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है? इन सारे छोटी बड़ी चेन्स को डाइसैकेराइड्स बना देता है। डाइसैकेराइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं आएगा, डाइसैकेराइड्स चल के खुद सेल के पास जाएंगे, उस एंजाइम के पास जाएंगे जो सेल की मेम्ब्रेन में पेस्ट किया हुआ है। ओके, ये डाइसैकेराइड्स इन एंजाइम्स कौन कौन?
डाइसैकेराइडेजेस तो कॉमन नेम है, खास नाम क्या है इनका? सक्रेज, मेल्टेज, लैक्टेज। जब इसमें से ये डाइसैकेराइड गुजरेंगे, सेल की दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो मोनोसैकेराइड बन चुके। ये मोनोसैकेराइड ब्लड में डिफ्यूजन के थ्रू चला जाएगा, ब्लड में तो वैसे ही कम है ग्लूकोज। ओके, अब हम देख रहे हैं, देखिए आपको यहाँ यही बताया है, वही बात जो मैंने आपसे कही। हमने स्टार्च और ग्लाइकोजन की फॉर्म में खाया, क्या खाया? खाना, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट मेल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज कब बना? जब इन पे सलाइवरी एमाइलेज और पैंक्रियाटिक एमाइलेज ने एक्शन किया। सलाइवरी एमाइलेज ने माउथ में एक्शन किया और पैंक्रियाटिक एमाइलेज ने पैंक्रियस में एक्शन किया, जिसके नतीजे में मेल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज। अब जो खाना ड्यूडेनम में मौजूद है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्या सिचुएशन है? मेल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज। तो ड्यूडेनम इसको आगे नहीं जाने देता। ड्यूडेनम में मौजूद मेल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज ड्यूडेनम की वॉल में मौजूद एंजाइम्स के थ्रू ब्लड में चला जाएगा, और जो खाना यहाँ से आगे जेजनम में चला जाएगा तो जेजनम में मौजूद एंजाइम्स यही काम करेंगे। तो ड्यूडेनम भी वही काम कर रही है, जेजनम भी वही काम कर रही है, दोनों का स्ट्रक्चर्स भी सेम है, दोनों का फंक्शन भी सेम है। बोलो। इस ड्यूडेनम की वॉल में कौन से एंजाइम्स होते हैं? वो सीसीके वाले? सीसीके वाले तो हार्मोन बनाते हैं, हम तो एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। हार्मोन बनाने वाले सेल भी वहीं पे हैं और एंजाइम बनाने वाले सेल्स भी वहीं पे हैं। फर्क क्या है? जो सेल हार्मोन बनाते हैं वो हार्मोन बना के ब्लड में भेज देते हैं, ब्लड के थ्रू ये हार्मोन जाके ब्रेन को हाजिरी देता है और ब्रेन से ऑर्डर लेकर वापस आता है। कहाँ? 3 जगह पे। पैंक्रियस के पास ताकि वो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करे, जीबी गॉल ब्लैडर के पास ताकि वो बाइल बनाए, और यही हार्मोन जाते हैं स्टमक के पास ताकि स्टमक क्या करे? अपनी मूवमेंट को स्लो कर दे। लेकिन ये जो एंजाइम्स हैं जो मैंने आपसे कहा, ये वाले एंजाइम्स ये कहाँ हैं? ये वॉल के अंदर लगे हुए हैं, ये अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाते। डाइसैकेराइड्स चल के इनके पास आएंगे, जो डाइसैकेराइड इनके पास आएगा सिर्फ वही डाइजेस्ट होगा, जो इनके पास नहीं आएगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इनको कैसे पता चलेगा? दे आर लाइक मैग्नेट्स। मेल्टोज इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मेल्टेज, सक्रोज इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सक्रेज। आप ये समझें कि इनके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए हैं। सक्रेज अपने मॉलिक्यूल्स को पहचान के, सक्रोज को पहचान के अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लैक्टोज को कौन अट्रैक्ट करेगा? लैक्टेज। जैसे एक ही वैन में कितने सारे बच्चे हैं, लेकिन जिस बच्चे का घर आएगा वही उतरेगा ना अपने घर पे, या सारे उतर जाते हो वैन से? ऐसा तो नहीं होता ना, बिल्कुल ऐसे। ये कौन से एंजाइम्स हैं? ये सारे वो एंजाइम्स हैं जो इंटेस्टाइन की वॉल में लगे हुए हैं स्विच बटन की तरह। जब इनको काम करना है तो इनके साथ एक्टिवेटर अटैच हो जाता है, ये एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जब इनका काम खत्म हो जाता है तो ये ऑफ हो जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाते, लेकिन ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, एक हमने पढ़ा तीसरी तरह के एंजाइम, वो कौन थे? वो जो पैंक्रियस में बने थे, लेकिन पैंक्रियस में उन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि पैंक्रियस से चल के पैंक्रियाटिक जूस की फॉर्म में ड्यूडेनम के अंदर आए थे। सही है ये? ड्यूडेनम में कितनी तरह की सिक्रीशन आई थी? एक वो एंजाइम्स जो पैंक्रियस से आए, चल के आए अपना काम करने। जब ये एंजाइम्स अपना काम कर लेंगे पैंक्रियाटिक जूस वाले, तो ये डीएक्टिवेट होके कहाँ जाएंगे? वापस नहीं जाएंगे,
ये डाइजेस्ट हो जाने वाले खाने के साथ मिक्सअप होके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और आपके फीसिस के साथ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगे। आपको कुछ फर्क पता चला? वो सारे एंजाइम जो पैंक्रियास ने बनाए, वो काम करने के बाद वहां नहीं रहते बल्कि बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। हर दफा पैंक्रियास को नया जूस बनाना पड़ेगा। हर दफा जब आप खाना खाएंगे तो पैंक्रियाटिक जूस हर दफा नई दफा से प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये वाले जो एंजाइम्स है, कौन से? ये वाले एंजाइम्स जो वॉल में लगे हुए हैं, ये देखिए, ये वाले एंजाइम्स जो वॉल में लगे हुए हैं, ये वाले, ये जब इनका काम खत्म हो जाता है तो भी यहीं रहते हैं, ऑफ हो जाते हैं लेकिन यहीं रहते हैं। तो हमने देखे ये दो तरह के एंजाइम्स जो इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी अभी हमने ये समझने की कोशिश की कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कहाँ शुरू हुई, कैसे कैसे कंटिन्यू हुई और कहाँ आके खत्म हुई। अब हम प्रोटीन की देखते हैं। ये देखो प्रोटीन, आपने खाने में जो प्रोटीन खाई वो लंबी लंबी चेन्स की फॉर्म में थी। आपके माउथ में इस पे कोई असर नहीं हुआ। स्टमक में जाके पॉलीपेप्टाइड चेन्स बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड HCl are converted into small chains called peptones। पॉलीपेप्टाइड। नहीं, पॉलीपेप्टाइड्स लंबी चेन्स है, ये यहाँ मिस्टेक है। पेप्टोन्स छोटी चेन्स को कहते हैं। ये पेप्टोन्स जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पैंक्रियस से आए हुए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज हैं। इलास्टेज भी है यहाँ, कोलेजनेज भी है यहाँ, ठीक है। ये सारे एंजाइम्स पैंक्रियस ने बना के भेजे हैं। ये सारे एंजाइम्स यहाँ काम करेंगे पेप्टोन्स के ऊपर और नतीजे में क्या बनेगा? डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स। अब पेप्टाइडेजेस कहाँ है? डाइपेप्टाइडेजेस और ट्राइपेप्टाइडेजेस इंटेस्टाइन के सेल की मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने देखा सक्रेज, लैक्टेज और मेल्टेज स्विच बोर्ड की तरह मेम्ब्रेन में अटैच था। हर सेल के ऊपर ये पेप्टाइडेजेस मौजूद हैं। तो यहाँ जो जूस में, यहाँ इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइपेप्टाइड्स हैं वो डाइपेप्टाइडेजेस को पहचान के उनमें से गुजरेंगे। डाइपेप्टाइडेजेस इस दौरान उनको ब्रेक करके तो अमाइनो एसिड्स बना देगा। अमाइनो एसिड्स ब्लड में डिफ्यूजन के थ्रू चले जाएंगे। ये इंटेस्टिनल सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है अंदर वाली और ये सेल की मेम्ब्रेन है बाहर वाली। अंदर क्या हो रहा है, मतलब अंदर की मेम्ब्रेन पे, अंदर की मेम्ब्रेन पे डाइपेप्टाइडेजेस भी लगे हुए हैं, ट्राइपेप्टाइडेजेस भी लगे हुए हैं। ये अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाते बल्कि पेप्टाइड्स इनके पास खुद आएंगे। ट्राइपेप्टाइड्स ट्राइपेप्टाइडेजेस में से गुजरेंगे और नतीजे के तौर पे उनमें से कितने अमाइनो एसिड्स बनेंगे? 3। मैंने जो आपको बात बताई वो ये है। ये देखिए, हमने जो प्रोटीन्स खाई by the action of HCl or pepsin, they are digested, they are broken down into smaller chains. These smaller chains by the action of trypsin, chymotrypsin, aminopeptidase, carboxypeptidase, elastase, collagenase are converted into डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड। 2 अमाइनो एसिड और 3 अमाइनो एसिड वाली चेन्स बन जाती हैं। इनको स्मॉल पेप्टाइड्स कहते हैं। अब ये स्मॉल पेप्टाइड्स क्या कर रहे हैं? ये स्मॉल पेप्टाइड्स बाय द एक्शन ऑफ दोज एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल वॉल आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड कहाँ जाएगा? अमाइनो एसिड ब्लड में मिक्सअप हो जाएगा। अब मैं आपको ये कल बताऊंगी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है। ट्रांसपोर्ट 3 तरह की होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड, वो हम कल पढ़ेंगे। ये
कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का एक और तरीका है, वही बातें बताई हुई हैं आपको, कोई नई बात नहीं बताई, ये वही बातें बताई हैं कि पहले खाने में क्या क्या था, माउथ में वो क्या बन गया, फिर स्टमक में उसके साथ क्या हुआ, पैंक्रियाटिक जूस ने स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके साथ क्या किया, और इंटेस्टिनल वॉल में मौजूद एंजाइम्स ने उसको अल्टीमेटली मोनोसेक्राइड बना दिया, और ये मोनोसेक्राइड्स यहाँ मौजूद ब्लड में मिक्सअप होके लिवर के पास चले गए। वही बात है जो हमने अभी अभी पढ़ी है। कल मैंने बताया था बेटा, पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ये 90% एंजाइम्स इनएक्टिव हैं। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है, इसको कौन एक्टिवेट करेगा? एंटीरोकाइनेज। किसने बनाया? इंटेस्टाइन ने बनाया। एंटीरोकाइनेज वो वाहिद ओनली वन एंजाइम है जो वॉल में अटैच्ड नहीं है। इंटेरोकाइनेज क्या करेगा? इंटेरोकाइनेज वॉल में अटैच्ड नहीं है, ये इंटेस्टाइन के सेल बनाते हैं और बना के इसको इंटेस्टाइन के सेंटर में छोड़ दिया, ये पैंक्रियाटिक जूस में मिक्सअप हो गया और पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर दिया। ट्रिप्सिनोजन क्या बन गया? एक्टिव होके ट्रिप्सिन बन गया। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये ट्रिप्सिन बाकी एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, ये ट्रिप्सिन खुद भी डाइजेशन करेगा और बाकी एंजाइम्स को भी इनएक्टिवेट करेगा। काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन बनाएगा, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज बनाएगा। काइमोट्रिप्सिनोजन जब एक दफा एक्टिव होके काइमोट्रिप्सिन बन गया तो ये आगे जाके क्या करेगा? आगे जाके डाइजेशन भी करेगा और बाकी एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करेगा। कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या करेगा? ये लार्ज पेप्टाइड्स को एक एक करके अमाइनो एसिड्स वहां से अलग करेगा। तो जब ये कर ही एक अमाइनो एसिड को अलग रहा है तो इसको मोनो अमाइनो एसिड बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही मोनोमर बना रहा है। उसको उसके किए हुए काम को मजीद किसी और के डाइजेशन की जरूरत नहीं है। ये वही एक्शन है जो हमने अभी अभी देखा। अभी अभी हमने क्या देखा? अभी अभी हमने ये देखा, ये देखिए प्रोटीन्स, नेटिव प्रोटीन कौन है जो इस वक्त इंटेस्टाइन में मौजूद है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइनोपेप्टिडेज। ये देखिए यहाँ तक 1 2 3, ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों पैंक्रियाटिक जूस में आए थे और ये इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद हैं, सेंटर में घूम फिर रहे हैं, खाने में मिक्सअप हो रहे हैं। और ये तीनों कौन है? अमाइनोपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज। ये इंटेस्टाइन की वॉल में अटैच्ड हैं, सही? ये मिक्सअप नहीं है खाने में, ये दीवार में लगे हुए हैं। जब इनका काम खत्म हो जाएगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। हर दफा ये नए नहीं बनते, ये पहले से मौजूद हैं। अब देखो, मैंने आपसे कहा ये इंटेस्टाइन का एक सेल है, ये अंदर की दीवार है। इस अंदर की दीवार पे क्या है? माइक्रोविलाई। ये देखो माइक्रोविलाई, सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फोल्ड्स हैं। और ये कौन सी वॉल है? ये वो वॉल है जो सब म्यूकोजा की तरफ है, ये वो वॉल है जिसके नीचे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है? तो अब क्या कर रहा है? प्रोटीन्स जो आई थी स्टमक में से लार्ज पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में, इनके ऊपर एक्शन होता है किसका? पैंक्रियाटिक जूस का। पैंक्रियाटिक जूस इनको स्मॉल पेप्टाइड्स बना देता है, डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स। ये डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स सेल के पास आते हैं, डाइपेप्टाइडेजेस। ये तीन कौन है? ये तीन ट्राइपेप्टाइडेज एंजाइम है। और ये दो कौन है? ये दो है डाइपेप्टाइडेज एंजाइम। इन एंजाइम्स के अंदर से गुजरते हैं जब, तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंगल अमाइनो एसिड्स में। छोटे पेप्टाइड्स को मजीद 2 या 3 अमाइनो एसिड के पेप्टाइड्स कुछ बगैर डाइजेशन के भी ब्लड में जा सकते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है कि हमेशा वो मोनो अमाइनो एसिड बने। और 90% प्रोटीन जो अमाइनो एसिड बन चुकी है वो कहाँ जाएगी? वो सेल की दूसरी तरफ से ब्लड में मिक्सअप हो जाएगी। ओके, ब्लड वेसल्स कहाँ हैं? ये रही ब्लड वेसल्स, इस जगह।
तो अब हम ये कल देखेंगे। ग्लूकोज के ब्लड में जाने का क्या तरीका है, प्रोटीन के ब्लड में एंटर होने का क्या तरीका है, और फैटी एसिड्स के अंदर जाने का क्या तरीका। आज हमने सिर्फ ये देखा कि ये इंटेस्टाइन है, यहाँ बहुत सारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, अब वो सेल में से गुजर के ब्लड तक कैसे पहुंचा। ये वो सारी सिक्रीशंस हैं जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, ये उनकी समरी है। डेली सिक्रीशन देखो, सलाइवा तकरीबन 1 लीटर बनता है एक दिन में, और स्टमक की सिक्रीशन कितनी बनती है, 1.5 लीटर। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन कितनी बनी, 1 लीटर। बाइल 1 लीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन 1800 ml। ब्रूनर्स ग्लैंड हमने अभी नहीं देखी, ये दिखा रही हूँ, 200 ml। काउंट करो तो 7 लीटर्स बन गया। एक दिन में तुमने जितना खाना खाया, एक दिन में तुमने 3 वक्त का खाना खाया, तो तुम्हारी बॉडी ने कितनी सिक्रीशन की, 7 लीटर। और आपने कल ये भी देखा था कि सारी सिक्रीशंस में 97 और 98% तो वाटर है। अब ये 7 लीटर वाटर अगर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक इस्तेमाल कर रहा है, और ये सारे का सारा वाटर सिक्रीशन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाए, तो आपको रोजाना 7 लीटर पानी पीना पड़ता। पीते हो भला? हम तो 1 लीटर 4 गिलास मुश्किल से पीते हैं। तो अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर के लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, 700 ml यूरिन बल के निकल जाए, 6 लीटर तो वापस बॉडी को मिले ना जी। ये वही समरी है जो हमने पढ़ा अभी तक। जेजनम, ये देखो, यही बता रही हूँ बेटा, ये देखो, ये कौन है, ये लंबे लंबे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाए हैं, और इन विलाए के दरमियान ये जो वैलीज हैं, ये जो डिप्रेशंस हैं, ये जो खाइयां हैं, ये कौन है, क्रिप्ट्स। इनको कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकॉन। और इस जगह पे ग्लैंड्स हैं जिसमें खास सेल्स हैं, उनको कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकॉन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकॉन में स्टेम सेल्स और पेनिथ सेल्स होते हैं, और ब्रूनर्स ग्लैंड में भी बहुत सारे म्यूकस बनाने वाले सेल्स होते हैं। ये खासियत है इनकी। अभी अभी हमने देखा ड्यूटेनम और जेजनम की वॉल क्या करती है, यहाँ पे ऐसे एंजाइम्स लगे हुए हैं वॉल के अंदर जो ये काम करते हैं, डाइजेस्ट किए हुए फूड को बिल्कुल मोनोसैकेराइड्स और मोनो अमाइनो एसिड्स बना देते हैं। ड्यूटेनम और जेजनम में क्या फ़र्क है, सिर्फ एक फ़र्क है, ड्यूटेनम की विलाए छोटे हैं, जेजनम के थोड़े से बड़े हैं, इलियम के सबसे बड़े हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे मोटे और सबसे लंबे। ये कौन है, वेल्व्स ऑफ कर्करिंग। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी तो कल बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कितना है, 25 सेंटीमीटर, 10 इंचेस। अब इतना सारा खाना 10 इंचेस के एरिया में डाइजेस्ट हो और जल्दी हो, इस काम के लिए ज़्यादा एरिया चाहिए। तो ये देखो, ये अंदर की तरफ, कहाँ अंदर, ये देखो, ये अंदर की वॉल है, यहाँ सर्कुलर फोल्ड्स हैं। ये देखो गौर से, जैसे आपने देखा था स्टमक के अंदर फोल्ड्स बने हुए हैं जिनको रियूजी कहते हैं, ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर भी फोल्ड्स हैं, ये सर्कुलर फोल्ड है। इनका क्या काम है, ये देखो, ये सर्कुलर फोल्ड हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाए। इन सर्कुलर वेल्व्स को क्या कहते हैं, इनको प्लाइका सर्कुलरिस कहते हैं, या वेल्व्स ऑफ कर्करिंग। भाई वो साइंटिस्ट का नाम होगा ना, चीनी जापानी जो भी साइंटिस्ट था, इसीलिए तो ये नाम रखा। इनको प्लाइका सर्कुलरिस कहते हैं। ये किसकी खासियत है, रियूजी इज द स्पेशलिटी ऑफ स्टमक, प्लाइका सर्कुलरिस इज द स्पेशलिटी ऑफ इंटेस्टाइन। अरे भाई ओजरी खाते हो ना बच्चों, देखी तो होगी ना, वो जो कटी पिटी होगी बकरे की और गाय की, ओजरी क्या होती है, देखा है ना अंदर से कैसे उसमें धागे धागे होते हैं, ये यही तो होते हैं। ओके, ये है प्लाइसी सर्कुलरिस। ये क्या है, ये सर्कुलर फोल्ड्स हैं। आज की क्लास हम फिनिश कर देंगे
कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लाइसिस सर्कुलरिस क्या है? ऐसे गोल गोल वाले, ये देखो, ये ऐसे गोल गोल वाले मसल्स हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर प्लाइसिस सर्कुलरिस ना हो, ये अंदर से बिल्कुल प्लेन हो, तो ड्यूडेनम का 10 हिस्से उसके गायब हो जाएंगे, सिर्फ एक हिस्सा बचेगा। तो प्लाइसिस सर्कुलरिस इतना ज्यादा इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, 10 टाइम्स से भी ज्यादा, ताकि उसका काम फास्ट हो सके। ये हम देख रहे हैं एक विलस। एक विलस देखिए, एक विलस का स्ट्रक्चर है, ये इसके म्यूकोजा की एपिथेलियल वॉल है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और हर सेल, ये मैंने आपसे कहा सेल मेम्ब्रेन प्लेन नहीं है, उसमें भी फोल्ड्स हैं, माइक्रोविलाए हैं, ये सारे माइक्रोविलाए हैं। और अंदर कौन है हर विलस के अंदर? हर विलस के अंदर ये है लैक्टियल, इसमें सारे के सारे फैट्स एब्सॉर्ब होते हैं। और इस लैक्टियल के एक तरफ है वेन्यूल, वेन जो ब्लड लेकर जाएगी, और दूसरी तरफ है आर्टरी जो ब्लड लेकर आएगी। तो फूड कहाँ एब्सॉर्ब होगा? वेन में, जो इसको लेकर लिवर के पास जाएगी, आर्टरी में नहीं होगा। ओके, अब ये कल बताइएगा सोच के कि आर्टरी में क्यों नहीं होगा, वो भी तो वही है, उसमें भी तो ब्लड है, तो आर्टरी में क्यों नहीं डाइजेस्ट एब्सॉर्ब होगा? सारे का सारा फूड वेन्यूल में क्यों एब्सॉर्ब होगा? ओके, हम अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल या परसों कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गर्ल्स। ओके मिस, अल्लाह हाफिज।